नमस्कार, कीज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारी वर्ल्ड डे ज्योग्राफी की सीरीज चल रही थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम आगे का जो टॉपिक है उसका हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि तुमने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम ज्वार भाटा के बारे में जानने वाले हैं। और आपसे फिर वही कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। तो शुरुआत करते हैं आज के हम उस टॉपिक को, ज्वार और भाटा। आज तक आपने ज्वार भाटा को पढ़ा होगा, कई टीचरों से पढ़ा होगा, पर मेरा मानना है कि अगर आप इसको आज पूरे ध्यान के साथ इस टॉपिक को पढ़ते हो और अपनी कॉपी या नोट्स जो भी आप बना रहे हो उसमें इसे एक बार लिख लेते हो, तो उम्मीद करता हूँ कि यह टॉपिक आपको वापस पुनः नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आज हम बिल्कुल जीरो से पढ़ने वाले हैं और उसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण तत्व हैं हम उन सभी का अध्ययन करेंगे। तो हम अपनी क्लास का शुभारंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे ज्वार और भाटा। आप सभी जानते होंगे ज्वार और भाटा कहते किसे हैं, ज्वार भाटा उत्पन्न कैसे होते हैं, ज्वार भाटा का अर्थ क्या होता है, उन सभी के बारे में हम आज जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम ज्वार भाटा को। ज्वार भाटा, जैसा कि ज्वार और भाटा यानी कि समुद्र का पानी जो ऊपर उठता है उसे हम ज्वार के नाम से जानते हैं, और जो पानी नीचे गिरता है उसे भाटा के नाम से जानते हैं, उसे ज्वार भाटा कहा जाता है। अब हम ज्वार भाटा में पढ़ेंगे क्या, उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे कि ज्वार भाटा में सर्वप्रथम पहले पढ़ेंगे हम अर्थ। क्या पढ़ेंगे? अर्थ। और अर्थ पढ़ने के बाद में हम पढ़ेंगे इसकी परिभाषाएं कि वैज्ञानिक परिभाषा क्या है। उसके बाद इसका हम जो न्यूटन के द्वारा परिभाषा दी गई थी हम उसका भी अध्ययन करेंगे, और न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल का भी हम अध्ययन करने वाले हैं। ये पहला रहेगा हमारा कि अर्थ, ये सामान्य सा अर्थ, समुद्र के जल का स्तर ऊपर उठना ज्वार कहलाता है और समुद्र के जल का स्तर नीचे गिरना भाटा कहलाता है। ये सामान्य सा अर्थ है, सभी को परिभाषा आती है, लेकिन असल में इसकी परिभाषा होती क्या है उसका हम भी अध्ययन करेंगे। उसके बाद में न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का बल है हम उसका भी अध्ययन करेंगे। आगे पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे कि ज्वार भाटा के प्रकार कितने होते हैं, ज्वार भाटा कितने प्रकार का होता है। एक तो होता है उच्च ज्वार यानी कि समुद्र में ऊंचे ज्वार का उठना, और दूसरा होता है निम्न ज्वार यानी कि समुद्र के जो ज्वार आते हैं उसकी स्थिति निम्न होना। अब उच्च ज्वार किस परिस्थिति में आते हैं उसका अध्ययन करेंगे हम। उपसौर अपसौर को अच्छे से जानेंगे, युति व्युति को अच्छे से जानेंगे, उपभू और अपभू को भी हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। इसके बाद में हम पढ़ेंगे निम्न ज्वार को कि निम्न ज्वार किस परिस्थिति के अंदर बनता है। आगे जो भी इससे इंपोर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं हम उन सभी का अध्ययन करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहे, बिना स्किप किए हुए इस क्लास को पूरी ध्यान से देखें। सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका सामान्य सा अर्थ होता है कि सामान्यतः समुद्री जल का ऊपर उठना ज्वार तथा समुद्री जल का नीचे गिरना भाटा कहलाता है। कैसे? जैसे ये हमारा समुद्र है, इसमें जैसे ये जल का स्तर है, इसे हमने जल मान लिया, ये हमारा जल है। जैसे ये जल ऊपर उठता है तो ये स्थिति तो हमारी कहलाती है ज्वार। किसके नाम से जानी जाती है? ज्वार के नाम से। पुनः जब ये जल नीचे गिरता है तो ये स्थिति क्या कहलाती है? भाटा। क्या कहलाती है? भाटा। तो ये होता है समुद्र के जल का स्तर का ऊपर उठना ज्वार और नीचे गिरना भाटा। ज्वार भाटे की सर्वप्रथम व्याख्या हमारे आर्यभट्ट के द्वारा की गई थी। जो ज्वार भाटा था उसकी सर्वप्रथम व्याख्या करने वाले थे हमारे आर्यभट्ट, लेकिन उनकी परिभाषा को माना नहीं गया क्योंकि उन्होंने वैज्ञानिक तौर पर इसकी परिभाषा नहीं दी। इसके बाद में वैज्ञानिक तौर पर परिभाषा देने वाले थे हमारे न्यूटन ने जो वैज्ञानिक आधार पर परिभाषा दी थी या वैज्ञानिक आधार पर जो व्याख्या की थी वो किस आधार पर की थी? उन्होंने कहा था कि ये समुद्र के जल का ऊपर उठना और नीचे गिरना, इसमें किसका बल होता है? गुरुत्वाकर्षण बल लगता है।
ये तो हो गया कि समुद्री जल का ऊपर उठना, ज्वार नीचे गिरना, भाटा समुद्री, ये जो ज्वार भाटे की सर्वप्रथम व्याख्या आर्यभट्ट विद्वान ने की थी, लेकिन वैज्ञानिक व्याख्या पूछी जाती है तो गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर न्यूटन ने की थी। अब इसकी परिभाषा कि परिभाषा क्या होती है, अब ये है वैज्ञानिक परिभाषा। एक निश्चित क्रम में समुद्र में आया उत्थान मतलब उठाव या समुद्र का जल ऊपर उठना, और पतन यानी नीचे गिरना, जो मुख्य रूप से गुरुत्वाकर्षण शक्तियों पर निर्भर करता है। किन शक्तियों पर निर्भर करता है? गुरुत्वाकर्षण शक्तियों पर निर्भर करता है, उसे हम ज्वार भाटा के नाम से जानते हैं। समुद्र में एक निश्चित क्रम में, निश्चित अंतराल में जो समुद्र का जल उत्थान होता है उसे हम ज्वार, और जो निश्चित क्रम में समुद्र का जल नीचे जाता है उसे हम भाटा के नाम से जानते हैं। आगे ये तो हमने पढ़ लिया इसका अर्थ और परिभाषाएं। आगे पढ़ेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कैसे करता है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण बल काम कैसे करेगा? यह हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है, इसको हमने देख लिया कि न्यूटन ने दिया था। यह हमारा सूर्य है, सूर्य के द्वारा अपने गुरुत्वाकर्षण शक्तियों से और चंद्रमा के द्वारा अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्तियों से पृथ्वी पर बल लगाया जाता है। यहां से सूर्य अपना बल लगाएगा, अपनी ओर खींचेगा, पृथ्वी पर ये चंद्रमा बल लगाएगा तो इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। जैसे ही इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा तो ये जल को अपनी ओर खींचेंगे। जैसे यहां से ये जल इसने अपनी तरफ खींचा, अब खींच लिया पृथ्वी पर, अगर जैसे ये हमारी पृथ्वी है, एक सेकंड, ये हमारी पृथ्वी मान लेते हैं इसको, और इस पर ये समुद्र है और इस पर जल भरा हुआ है। अब अगर इस ओर से देखा हमने, सूर्य अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है, चंद्रमा अपना गुरुत्वाकर्षण बल यूज कर रहे हैं, तो अब ये पानी को अपनी ओर खींच रहे हैं। तो इस हिसाब से तो पानी, जो पृथ्वी का पूरा पानी है वो उधर चला जाएगा और इधर पूरी पृथ्वी पर पानी खाली हो जाएगा, लेकिन दरअसल में ऐसा नहीं होता। अब इस वाले भाग पर तो ये गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है, लेकिन जो दूसरा वाला भाग है, ये पृथ्वी का ये वाला भाग है, ये अपने आप को संतुलित करने के लिए दूसरी ओर पृथ्वी पर जो बल लगता है उसे हम अपकेंद्रीय बल के नाम से जानते हैं। एक तरफ गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है जो समुद्र के जल के स्तर को ऊपर उठा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी अपना अपकेंद्रीय बल लगाती है और जो पृथ्वी का जो पानी है वो दूसरी तरफ भी उठता है, जो समुद्रों का पानी है वो दूसरी तरफ भी उठता है। इससे पृथ्वी का संतुलन बना रहता है। पृथ्वी जैसे इधर का पानी इधर गया, इधर का पानी इधर गया, तो ये पानी से ये पृथ्वी अपने आप में संतुलित रहती है। नहीं तो इस साइड से पानी पूरा चला जाएगा तो पृथ्वी पर इस साइड पानी नहीं रहेगा। तो इस तरफ गुरुत्वाकर्षण का और इस तरफ अपकेंद्रीय बल का बल लगता है। आगे न्यूटन जी ने क्या कहा था? न्यूटन ने कहा था कि पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक निश्चित भूभाग पर समुद्र का जल स्तर ऊपर उठता है। जो समुद्र का जल स्तर है वो ऊपर उठता है। वहीं विपरीत पृथ्वी के दूसरे भाग पर या पृथ्वी पर अपने आप को साम्य अवस्था यानी संतुलित करने के लिए अपकेंद्रीय बल का प्रयोग करती है। जैसे पृथ्वी के इस तरफ गुरुत्वाकर्षण बल का प्रयोग हुआ, इस तरफ अपकेंद्रीय बल का प्रयोग हुआ, जिसे न्यूटन का संतुलन का सिद्धांत कहा जाता है। इसको न्यूटन का जो संतुलन का सिद्धांत है उस नाम से जाना जाता है। यह हमें गुरुत्वाकर्षण बल समझ आ गया कि सूर्य चंद्रमा अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं, पृथ्वी अपना अपकेंद्रीय बल लगाती है, जिससे संतुलित अवस्था बनती है, और यह न्यूटन का संतुलन का सिद्धांत कहलाता है। आगे है हमारा कि न्यूटन के अनुसार सूर्य और चंद्रमा, जैसे देखा था हमने, यह हमारा सूर्य है, यह हमारा चंद्रमा है और यह हमारी पृथ्वी है। उन्होंने कहा था कि जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण और सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कितना होता है? तो सूर्य का होता है 11 और चंद्रमा का होता है 5, यानी कि 11:5 में ये अपना अपना बल लगाते हैं। सूर्य कितना लगा रहा है? 11 का, और ये हमारा चंद्रमा है, चंद्रमा कितने का लगा रहा है? 5 का। ये इनका 11:5 के ये अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि पृथ्वी पर
जो ज्वार होता है उसमें सूर्य और चंद्रमा अपना कितना बल लगाते हैं? ऑप्शन में आएगा 11:5, 11:6, 12:1, 12:2। तो आपको याद रखना है कितना लगाते हैं, 11:5। आगे निश्चित अंतराल से तात्पर्य, एक निश्चित अंतराल से तात्पर्य क्या है? निश्चित अंतराल से तात्पर्य 12:26 यानी कि 12 घंटे 26 मिनट बाद। जैसे किसी एक स्थान पर अभी ज्वार आया, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, यहां पर ज्वार आ गया, यहां पर ज्वार आया 5 बजे। कितने बजे आया? 5 बजे। जैसे इसमें लिख भी रखा है मैंने कि जैसे किसी स्थान पर सुबह 5 बजे ज्वार आता है। कितने बजे? सुबह के 5 बजे हुए हैं और ये ज्वार आ गया, तो अगला ज्वार कब आएगा? अगला ज्वार आएगा 5:26 पर। अभी आया सुबह, अगला ज्वार इसी स्थान पर पुनः आएगा। कितने बजे आएगा? 5:26 पर, यानी कि 12 घंटे 26 मिनट बाद पुनः वो ज्वार पुनः अपनी स्थिति को दोहराएगा, और वो भी एक ही स्थान पर। अब इससे अगला और ज्वार जानना है कि इससे अगला ज्वार कब आएगा, तो 26 का 52। तो अगला ज्वार आएगा अगली सुबह 5:52 पर। कितने पे आएगा? 5:52 पर। यानी कि देखा जाता है तो ओवरऑल जो इनमें 12 घंटे कॉमन होता है, तो इसका निश्चित अंतराल पूछ लिया जाता है तो वो होता है 26 मिनट। किसी स्थान पर 5 बजे ज्वार आता है, किसी स्थान पर 5 बजे ज्वार आया, पुनः ज्वार आएगा, सुबह के 5 बजे आया, शाम के 5:26 पर आएगा, पुनः ज्वार आएगा, तो फिर अगली सुबह 5:52 पर अगला ज्वार आएगा। आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि जो ज्वार होता है वो एक निश्चित समय अंतराल के बाद आ रहा है, 12 घंटे 26 मिनट के बाद आ रहा है। आगे पढ़ेंगे हम अपसौर। अपसौर होता क्या है? सबसे बड़ी कंफ्यूज एग्जाम में जाने के बाद में हम ये भूल जाते हैं कि दो वर्ड सेम होते हैं, अपसौर, और दूसरा वर्ड होता है उपसौर। अब अपसौर और उपसौर होते क्या हैं? तो इनको जानने का सबसे बढ़िया तरीका यह है, अप और उप, इन दोनों को, सौर तो दोनों में कॉमन है, आपको इतना याद रखना है, अप यानी कि दूर और उप यानी समीप। हिंदी में आपने पढ़ा हो तो उप का समीप, अप का दूर होता है। तो अपसौर का मतलब, अप का मतलब दूर और सौर का मतलब सूर्य, यानी कि जो सूर्य है वो पृथ्वी से दूर है। जब सूर्य पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर होता है, कितनी दूरी पर? सर्वाधिक दूरी पर स्थित होता है, तो वो अपसौर के नाम से जाना जाता है। जैसे ये हमारा सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है, जो कि अपने एक निश्चित परिक्रमा पथ पर, पृथ्वी का ये परिक्रमा पथ है और इस पर ये क्या कर रही है? परिक्रमा पथ पर अपना चक्कर पूर्ण कर रही है। तो अब एक सेकेंड, अब यह है कि परिक्रमा पथ पर अपना चक्र तो पूरा कर ही रही है, उसमें जो पृथ्वी है वो सूर्य से अगर सर्वाधिक दूरी पर स्थित है तो वो अपसौर के नाम से जाना जाएगा, और ये इसकी सर्वाधिक दूरी होती है। अब दूरी होती कितनी है? तो आपको याद रखना है 945, और 45 में 5 है, तो बस इतना और याद रखो कि इसके पीछे 5 जीरो और काउंट कर देनी है। जैसे 945 हमें याद है, 1 2 3 4 5, यानी कि 9,45,00,000 मील ये दूर होता है। और ये स्थिति बनती कब है? 4 जुलाई को ये स्थिति होती है। जो अपसौर होता है, अपसौर क्या होता है? पृथ्वी से सूर्य की सर्वाधिक दूरी होती है। पृथ्वी जब अपने परिक्रमा पथ पर अपना चक्र पूर्ण कर रही होती है, उस वक्त एक ऐसी स्थिति आती है जब पृथ्वी अपने से सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है। ये 4 जुलाई को बनती है। ये 945 और 5 जीरो लगा दो तो इतनी मील की दूरी पर स्थित होती है। ये 4 जुलाई को ये स्थिति देखने को मिलती है। आगे है हमारा उपसौर। अपसौर जान लिया कि पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी है, और अब उपसौर क्या है? तो उपसौर है हमारा उप यानी कि समीप, और सौर यानी कि सूर्य, यानी कि पृथ्वी के सबसे समीप। जब पृथ्वी अपने परिक्रमा पथ में सूर्य के सबसे नजदीक स्थित होती है तो यह स्थिति उपसौर के नाम से जानी जाती है। देखो, यह पृथ्वी का परिक्रमा पथ है और परिक्रमा पथ पर पृथ्वी अपना चक्र पूर्ण कर रही है, तो यहां पर सर्वाधिक समीप स्थित है। अभी हमने
अपसौर में देखा था पृथ्वी यहाँ स्थित थी तो सर्वाधिक दूरी पर थी, तो यहाँ पे समीप है यानी कि सर्वाधिक समीप है, और ये दूरी होती है 915, वही 50 पीछे लगानी है, 915 मील। और ये स्थिति बनती कब है? ये स्थिति बनती है 3 जनवरी को। अब ठीक है सर, उपसौर अपसौर, लेकिन हमें पढ़ा क्यों रहे? हमारा टॉपिक तो ज्वार भाटा है, तो इसीलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि जो जैसे पृथ्वी, ये हमारा सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी है, और ये हमारी पृथ्वी है, ये स्थिति तो अपसौर के नाम से जानी जाएगी और ये स्थिति उपसौर के नाम से जानी जाएगी। लेकिन अब एक चीज आपने इसमें नोटिस की हो कि पृथ्वी सर्वाधिक दूर है तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान भी कम लगेगा, जब पृथ्वी समीप है तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान भी अधिक लगेगा। तो उपसौर की स्थिति में, ये जो उपसौर की स्थिति है उसमें गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगने के कारण उच्च ज्वार आते हैं, यानी कि जब उपसौर होगा तो क्या होगा कि जो ज्वार आएगा वो ऊंचा आएगा, अधिक ऊंचा उठेगा उपसौर की स्थिति में, जबकि अपसौर की स्थिति में ऐसा नहीं होता। आगे अब अभी तक हमने पढ़ लिया परिभाषा, अर्थ और अपसौर और उपसौर। अब हम पढ़ेंगे अपभू, बिल्कुल इजी है, अपभू और उपभू। तो अपभू क्या होता है? अभी तक हम सूर्य के पढ़ रहे थे, अब हम पृथ्वी, जो चंद्रमा होता है वो अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो जब चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और जब चंद्रमा की स्थिति पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर स्थित होती है तब यह स्थिति क्या कहलाती है? अपभू। और यह स्थिति कब बनती है? मतलब कितने किलोमीटर का दूर होता है इसमें? तो इसमें होता है 4,07,000 किलोमीटर, यानी कि जो पृथ्वी चंद्रमा से सर्वाधिक दूरी पर होती है ये स्थिति बदलती रहती है, क्योंकि जो चंद्रमा है वो एक निश्चित स्थान पर नहीं रहता, इसलिए स्थिति बदलती रहती है। लेकिन जहां तक आंकड़ों में पूछा जाता है तो यही आंकड़ा पूछा जाता है। तो इसकी परिभाषा और अच्छे से पढ़ लेते हैं हम। अपभू, जब चंद्रमा अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी के सर्वाधिक दूरी पर स्थित होता है तो यह स्थिति अपभू के नाम से जानी जाती है। पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर चंद्रमा स्थित होता है तो ये अपभू के नाम से जानी जाती है। 4,07,000 किलोमीटर इसकी दूरी होती है। ये तो अपभू। दूसरा उपभू। उपभू पहले बताया था मैंने, अप उप भू, भू दोनों में कॉमन है, यानी कि भूमि यानी पृथ्वी, अप यानी कि दूर और उप यानी समीप। अप यानी दूर और उप यानी समीप, यानी कि पृथ्वी जब चंद्रमा से दूर होती है तो अपभू और पृथ्वी जब चंद्रमा के समीप होती है तो उपभू। उपभू ये देखा हमने, पृथ्वी पहले यहाँ थी, ये हमारा मून है, पहले पृथ्वी हमारी यहाँ थी तो ये सर्वाधिक दूरी पर स्थित थी, जबकि यहाँ देखा जाता है तो ये सबसे समीप होती है। ये स्थिति वो होती है जब पृथ्वी चंद्रमा के सर्वाधिक नजदीक होती है। और इसकी दूरी कितनी होती है? इसकी दूरी होती है 3,56,000 किलोमीटर। कितनी होती है? 3,56,000 किलोमीटर। ये सर्वाधिक समीप होती है और स्थिति उपभू के नाम से जानी जाती है। आगे इसकी परिभाषा देखें तो चंद्रमा जब अपने परिक्रमा पथ पर पृथ्वी के सर्वाधिक पास होता है तो यह उपभू के नाम से जानी जाती है। तो यह स्थिति किस नाम से जानी जाती है? उपभू के नाम से जानी जाती है। अब अपभू उपभू, फिर वही वाली बात कि हमें ये पढ़ा क्यों रहे हो? तो ये भी वही सेम कंडीशन है जैसे अभी हमने अपसौर उपसौर में देखा था। उपसौर में हमने देखा था कि जो ज्वार हैं वो उच्च आते हैं, कारण बता दिया था कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगता है। वही सेम कंडीशन, चंद्रमा भी जब सर्वाधिक पास होगा तो अपना गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगाएगा। इस स्थिति में उच्च ज्वार आते हैं क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगता है। जो चंद्रमा जब पास में होगा तो वो गुरुत्वाकर्षण बल भी अधिक लगाएगा, जब दूर होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल भी कम लगेगा। यहाँ तक आपको अपसौर उपसौर और अपभू उपभू आसानी से समझ में आए होंगे। आगे है हमारा युति व्युति। हमारे अपसौर उपसौर समझ में आ गए।
और फिर अपभू उपभू समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे युति व्युति। ये युति व्युति होती क्या है? तो ये युति व्युति कुछ नहीं होती जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाती हैं तो यह स्थिति युति के नाम से जानी जाती है। इसकी सिंपल ट्रिक है युति की कि युति में कौन सी स्थिति बनती है? तो इसमें युति में बनती है समी। कौन सी बनती है? समी। से सन, एम से मून, ई से अर्थ यानी पृथ्वी, सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी जब समी की स्थिति होगी तो वो युति होगी। कौन सी होगी? युति। समी लिख रखा है, समी, सन, एम से मून और ई से अर्थ यानी सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी। जब सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी एक सीध में होते हैं तो यह स्थिति युति के नाम से जानी जाती है। तो यह स्थिति क्या कहलाती है? युति कहलाती है। अब इस स्थिति को और भी नाम से जाना जाता है, इसको सिजगी भी कहा जाता है। और क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब एक सीध में होते हैं तो यह स्थिति क्या कहलाती है? तो यह स्थिति कहलाती है सिजगी। और जब क्वेश्चन में हमारे में सिजगी ना हो और पूछा जाए कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब एक सीध में होते हैं तो ये कौन सी स्थिति है, तो उस टाइम हमारा आंसर होगा युति। कौन सी है? युति। आगे, इस स्थिति में सूर्य ग्रहण भी पड़ता है। इस स्थिति में सूर्य ग्रहण भी पड़ता है। कैसे पड़ता है? ये हमारा सूर्य, ये हमारा मून, चंद्रमा और ये हमारी अर्थ। अब सूर्य का जो प्रकाश है वो चंद्रमा की वजह से कुछ प्रकाश अवरुद्ध हो जाएगा और वो पृथ्वी तक नहीं आ पाएगा। जैसे इस वाले भाग की वजह से हमें ये चंद्रमा, सूर्य का इतना भाग दिखाई नहीं देगा। जब हम पृथ्वी से देखेंगे इस वाले भाग को तो दिखाई नहीं देगा। तो ये स्थिति में क्या कहलाएगा? ये सूर्य ग्रहण के नाम से जाना जाएगा। आगे, क्योंकि सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। सूर्य ग्रहण में याद रखना कि सूर्य और पृथ्वी दोनों के बीच में चंद्रमा आ जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। इसकी वजह से जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक नहीं, इस वाले हिस्से में प्रकाश आ जाएगा लेकिन इस वाले हिस्से में हमें प्रकाश नहीं आएगा। और जब पृथ्वी पर खड़ा हुआ व्यक्ति सूर्य की तरफ देखता है तो चंद्रमा की वजह से हमें ये भाग दिखाई नहीं देता और फिर हम इस स्थिति को नाम देते हैं सूर्य ग्रहण। क्या नाम देते हैं? सूर्य ग्रहण। याद रखना युति में सूर्य ग्रहण होता है। अब सूर्य ग्रहण में सभी को याद आ जाएगा, सूर्य इधर, पृथ्वी इधर, चंद्रमा बीच में। ठीक है, आगे आगे पढ़ेंगे हम कि सूर्य ग्रहण कैसे हुआ। सूर्य ग्रहण ये हमारा सूर्य है, सूर्य का ये प्रकाश आ रहा है चंद्रमा की वजह से। इस वाले एरिया से हम पृथ्वी को देखें, पृथ्वी से देखें तो ये वाला एरिया हमें दिखाई नहीं देगा, सूर्य का ये वाला भाग हमें दिखाई नहीं देगा और ये स्थिति सूर्य ग्रहण के नाम से जानी जाती है। अब सूर्य ग्रहण हमेशा याद रखना, पूछा जाता है सूर्य ग्रहण किस तिथि को पड़ता है, तो सूर्य ग्रहण हमेशा पड़ता है अमावस्या को। कब पड़ता है? अमावस्या को। दो पखवाड़े होते हैं, आपने सुना होगा, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो जो कृष्ण पक्ष का होता है वो अमावस्या होती है और जो शुक्ल पक्ष का होता है वो पूर्णिमा होती है। यानी कि जब भी सूर्य ग्रहण होगा, जब भी आपके घर वाले बोलें कि सूर्य ग्रहण है आज, तो आपको ये याद रखना कि सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को हो ही पड़ेगा, चाहे वो कभी भी पड़े वो अमावस्या को ही पड़ेगा। आगे, इसी स्थिति को युति के नाम से जाना जाता है। इसी हमने पढ़ा था समी, पढ़ा था समी, एस से सन, एम से मून, ई से अर्थ। तो इसी स्थिति को युति के नाम से जाना जाता है। सूर्य ग्रहण अमावस्या को पड़ता है, हमेशा याद रखना सूर्य ग्रहण जब भी पड़ेगा तब अमावस्या होगी, लेकिन प्रत्येक अमावस्या को नहीं, यह भी याद रखना है। कोटेशन में पूछा जाता है कि सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को पड़ता है, दूसरा कोटेशन उसने दे दिया कि यह प्रत्येक अमावस्या को पड़ता है, तो नहीं पड़ता, यह प्रत्येक अमावस्या को नहीं पड़ता। इस स्थिति में सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगता है, इसलिए इस स्थिति में उच्च ज्वार आते हैं। इसमें सूर्य, चंद्रमा बिल्कुल सीध में है और अपना दोनों गुरुत्वाकर्षण बल का प्रयोग करेंगे और इस स्थिति में उच्च ज्वार आएंगे। जब युति होगी तो उच्च ज्वार आएंगे। आगे व्युति। व्युति क्या होती है? तो बिल्कुल युति का विपरीत करेंगे हम, व्युति। उसमें तो हमने पढ़ा था समी, क्या पढ़ा था? समी। अब इसमें हम पढ़ेंगे सेम। करना कुछ नहीं है, सूर्य अपनी अपनी जगह है, क्योंकि इनको किसी की हिम्मत नहीं है कि इनको उठा के किसी दूसरे स्थान पर ले जाएं, क्योंकि ये खुद इतने पावरफुल व्यक्ति हैं कि इनके यहाँ पर जो लोग हैं उनको जाना पड़ता है, यानी इनके चारों तरफ घूमना पड़ता है।
और ये जो हमारा चंद्रमा है और ये हमारी पृथ्वी है, यही अपनी दिशा बदलते हैं। तो अब ब्यूटी, ब्यूटी में हमने पढ़ा सेम, एस से सन, ई से अर्थ, एम से मून, यानी कि बिल्कुल ये क्या होगा, बिल्कुल विपरीत हो जाएगा युति के अपोजिट हो जाएगा। ब्यूटी जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं तो इस स्थिति को हम ब्यूटी के नाम से जानते हैं। पहले भी पढ़ा था कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं तो सिजगी के नाम से जानते हैं। आपको सिजगी में ऑप्शन चाहे सूर्य अर्थ, सूर्य पृथ्वी चंद्रमा दे, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी दे, तो आपको ऑप्शन में ये स्थिति अगर युति ब्यूति नहीं होती है तो उस टाइम हमारा आंसर होगा कि यह स्थिति सिजगी के नाम से कहलाती है। यानी सूर्य चंद्रमा पृथ्वी जब एक सीध में होते हैं तो ये स्थिति सिजगी के नाम से जानी जाती है और इसी को हम ब्यूति के नाम से जानते हैं। बस युति और ब्यूति में इतना याद रखना है कि ये सेम समी बन जाएगा। जब युति आएगी, युति समी के साथ और ब्यूति सेम के साथ, इतना याद रखना है। अब इस स्थिति में चंद्र ग्रहण पड़ता है और ये स्थिति पूर्णिमा को बनती है। ये स्थिति में चंद्र ग्रहण पड़ता है। हमने पढ़ा था युति में सूर्य ग्रहण, तो उसके विपरीत चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण क्यों पड़ता है? चंद्र ग्रहण इसलिए, ये हमारा सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा चंद्रमा है। अब आपको एक चीज याद होगी कि सूर्य का तो अपना प्रकाश है लेकिन चंद्रमा का अपना स्वयं का प्रकाश नहीं है। ये सूर्य के प्रकाश की वजह से ही चमकता है और जब इस पर कुछ भाग पर प्रकाश नहीं पड़ता, कुछ भाग पर प्रकाश पृथ्वी की वजह बीच में आ जाने की वजह से जो चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश है वो कुछ स्थान पर नहीं पड़ता, तो पृथ्वी पर देखने पर ये वाला भाग हमें नजर नहीं आता और इसी स्थिति को हम क्या नाम दे देते हैं? इसी स्थिति को हम चंद्र ग्रहण नाम दे देते हैं। जैसे